हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूँ। सो देखिए, आज हम लोग करेंगे परफेक्शन आईएएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए, परफेक्शन आईएएस का सेट नंबर 1 होगा, बट बिफोर दैट हम एक चीज़ आपको बता देना चाहेंगे। 68th बीपीएससी के लिए हमारा टेलीग्राम के ऊपर जो है पेड टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा एक बार ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इसमें डेली का टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ टारगेट जब खत्म हो जाएगा तो एग्जाम से पहले आपका रिवीजन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बिहार स्पेशल का पीडीएफ हो, चाहे प्रैक्टिस सेट्स हो, अलग अलग कोचिंग संस्थान जैसे परफेक्शन, आस्था, दृष्टि और अभी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये सब कुछ हमारे पेड वाले टेलीग्राम ग्रुप में ही डाला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको लेना चाहते हैं, आप लोग जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स के भी। अभी पूरे 12 महीने का करंट अफेयर का परफेक्शन आईएएस का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, पेमेंट की डिटेल जान लीजिए, फिर आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए इसको कर देता हूँ जूम, और यहाँ से आता है हमारा, देखिए, सेट नंबर 1। इसमें ध्यान रखिएगा, बाइलिंगुअल सेट है ये। इस तरफ है अंग्रेजी, इस तरफ है हिंदी, ठीक है। तो ये बाइलिंगुअल सेट है, और इस बाइलिंगुअल सेट में हम लोग जो डील करेंगे वो हिंदी वाला पोर्शन को देखेंगे। आप लोग हमारे ग्रुप में, पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, फिर आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसको आप लोग प्रिंट आउट करा कर, आप लोग बाइलिंगुअल इंग्लिश वाले हैं, आप लोग उसको इंग्लिश फॉर्म में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको मैं कर देता हूँ जूम, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है सेट नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा सेट नंबर 1 से कि तोल्कापियम किसका नाम है। ओके, तोल्कापियम किसका नाम है, इस पहले सवाल का हमारा ये जो सेट का 1 का पहला सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है जिसका नाम है तोल्कापियम, राइट। तो हमारा यहाँ पे बी बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। यह छोटा सूत्र के रूप में रचित है और यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। क्लियर। चलिए, नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है, ठीक है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी रिवर की, और इसको देखिए दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है कावेरी रिवर को, है ना, आप सभी जानते होंगे। नंबर 3 देखते हैं हम लोग। नंबर 3 है, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका अभिलेख मिलता है। तो अशोक के अभिलेखों में से जिसका अभिलेख मिलता है, अगर उसकी बात कर लें तो अशोक के अभिलेख में देखिए चोल का भी मिलता है, चेर का भी मिलता है, क्लियर, पांडे का भी मिलता है और सत्यपुत्र का भी मिलता है, सभी का मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1 से अधिक। 4, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजा था। अगस्टस के दरबार में किसने राजदूत भेजा था, देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडे ने, सी करेक्ट होगा, ठीक है। 5, उरयूर प्रसिद्ध है किस लिए। उरयूर, ओके, उरयूर प्रसिद्ध है, देखिए, प्राचीन काल में सूती कपड़ों के व्यापार के लिए जो है ना, उरयूर प्रसिद्ध है। तो बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। क्लियर। नंबर 6 देखते हैं हम लोग। नंबर 6 है हमारा, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है। भास्कर की बात कर ले, देखिएगा, भास्कर संबंधित है असम के वर्मन राजवंश से, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ पे 6 का सही हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। तो काकतीय राज्य में बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण जो समुद्र पतन था वो था, देखिए, मोटुपल्ली, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो काकतीय वंश का प्रसिद्ध शासक गणपति देव ने जब अपनी राजधानी अमनकोंडा से वारंगल जब ट्रांसफर किया था, तो इस क्षेत्र के समृद्धि में काफी ज्यादा ही इजाफा हुआ था, समझे। और इस साम्राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था मोटुपल्ली, ठीक है, जो कि बंदरगाह इस समय जो है मार्को पोलो भी इसका दौरा और किया हुआ था। तो मोटुपल्ली यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसमें से अगर उस समय का बात करें तो प्रकाशन जिला बोला जाता था उसको, जहां पे मोटुपल्ली था, ठीक है। 8, सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर करवाया था। तो इसने इसका जो आयोजन कराया था, हर्ष ने बौद्ध धर्म के महायान के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए कन्नौज व प्रयाग में, ठीक है ना, कन्नौज में और प्रयाग में दोनों ही जगह महासम्मेलन का आयोजन करवाया था। तो हमारा बाय डिफॉल्ट ई यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। नंबर 9 देखिएगा। नंबर 9 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की।
तो इसकी यात्रा किसने करी थी? तो देखिएगा, ह्वेनसान एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था, है ना, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 15 वर्ष तक भारत में रहा था। ठीक है, तो हमारा ह्वेनसांग जो है करेक्ट हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। 9 का हमारा ए यहाँ पे सही हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 10 देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात कर ले। देखिएगा, इसकी स्थापना करा था किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। तो हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 11 देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास संदर्भ में इतिवितो राजवंशीय इतिहास तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करने निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मतलब ये किसका एक तरीके से बिजनेस था कि वीरगाथाओं और जो हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल कंठस्थ इन लोग कर लेते थे। ठीक है, तो ये काम था मागध लोगों का। ठीक है ना, इनका ये काम ही था, ये लोग ये सारी वीरगाथाएं कंठस्थ करते थे और फिर ओरली इसका कथावाचन करते थे और इससे पैसे कमाते थे। 12 नंबर देखते हैं सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस संबंध में सही कथन की बात करें, देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ओके, और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत विवरण भी लिखा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल 375 से 414 ईस्वी रहा था, भारत के गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों में से वो एक था। ठीक है, और इसके राज्यकाल में गुप्त राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पे था। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई और इन्होंने गुप्त संवत को भी स्टार्ट किया था। इसके दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी करेक्ट होगा, ये भी होगा। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि थी, इसी काल में ह्वेनसांग भारत आया था, सब हो जाएगा। ई हमारा बाय डिफॉल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है? गुप्त काल के राज्य के विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है? तो बढ़ते हुए अनुक्रम की बात कर रहे हैं, देखिए, पहले हो जाएगा ग्राम, फिर विथियां, फिर विषय, फिर भुक्ति और फिर राज्य। बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 14 देखिएगा, 14 बोल रहा है, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो इन स्वर्ण मुद्राओं को देखिए दिनार के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की थी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 15, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था? तो ये काम किया था माठर लोगों ने। ठीक है ना, माठरों ने 5वीं सदी के मध्य से वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था और इसमें मौसम की सही प्रकार की जानकारी भी इन्होंने ही दी थी। कृषि कार्य में उपयोगी ये काफ़ी ज़्यादा हुआ था और माठर वंश का इतिहास उड़ीसा के संबंध में इसका नाम जाना जाता है, यानी ये लोग उड़ीसा से रिलेटेड हैं। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? तो अग्रहारिक जो अधिकारी होता था वो देखिए धार्मिक न्याय के बारे में ये देखभाल करता था। बी करेक्ट होगा। 17, पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है? तो रचनात्मक काल जो है ना, ये कहा गया है किसको? देखिए 4वीं शताब्दी को। ठीक है, 4वीं से 7वीं शताब्दी को जो है सदी को ये कहा गया है रचनात्मक काल। क्लियर। 18 देखते हैं, प्राचीन भारत में विशिष्टि पद संदर्भित है। विशिष्टि पद जो है किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बालात श्रम से। ठीक है ना, प्राचीन भारत में विशिष्टि शब्द। ओके, देखिए गुप्त काल के दौरान मध्य और पश्चिम भारत में किसानी, शहरी सेना तथा अधिकारियों की सेवा के लिए जबरन मजदूरी, जिसे विशिष्टि भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल जबरन बलपूर्वक मजदूरी कराने को विशिष्टि हम लोग उस टाइम कहा जाता था। 19, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था? सबसे पहले आक्रमण प्राचीन भारत में किया था यूनानियों ने। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। ओके, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, ये जो सुदर्शन झील है गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है और ये अर्धशुष्क क्षेत्र के मशहूर झील सुदर्शन झीलों में से ये एक है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार के जो उस समय राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य इसने करवाया था और सम्राट अशोक के महामात्य तुषात ने इस झील का पुनर्निर्माण करवा के इसे मजबूती से बनवाया था दोबारा से। क्लियर। चलिए 21 नंबर देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सबसे ज्यादा संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे? सबसे ज्यादा संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया है, देखिए कुषाणों ने। सी हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कुषाण शासकों में कड़फिसेस जो हैं, इन्होंने हिंदू कुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों को की नकल करके बड़ी मात्रा में तांबे सिक्के इन्होंने जारी किया था। 22, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का महान केंद्र था? तो बौद्ध कला का जो महान केंद्र की बात कर लें, ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बन गए थे। नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, एक से अधिक। 23, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? जूनागढ़ अभिलेख, इसका निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 24, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित था? देखिए जहाज का जो चित्र है ये आपको अंकित तब के जो मिलेगा वो यज्ञश्री सातकर्णी के जो है सिक्कों पे आपको इसका फोटो जो है मिल जाएगा। तो सातवाहन राजा थे ये यज्ञश्री सातकर्णी, ये व्यापार और जल यात्रा का काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा प्रेमी था और इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित मिला है। क्लियर। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रशासक गैल्मिक कहलाता था? ओके, निम्नलिखित में से किसका प्रशासक या किस वंश का प्रशासक गैल्मिक कहलाता था? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रशासक होते थे उनको गैल्मिक कहा जाता था। 26, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है? स्वयं को अनूठा ब्राह्मण किसने कहा है? देखिएगा ये कहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने खुद को अनूठा ब्राह्मण कह के पुकारा है। ए करेक्ट होगा। 27, उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंधु में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बनारस तक पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है? ये संकेत करता है कुषाण वंश की ओर। बी करेक्ट होगा। नंबर 28 देखते हैं हम लोग। 4वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ के सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। वह स्थानीय शक्ति कौन सी थी? वह स्थानीय शक्ति थी, देखिए, वकाटक राजवंश। डी करेक्ट होगा। ठीक है। 29 देखिएगा, इरीथियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। तो इरीथियन यूनानी नाम था, इसका प्रयोग किया जाता था, देखिए, लाल सागर के लिए, रेड सी के लिए, इरीथियन। ओके, बी करेक्ट होगा। नंबर 30, निम्नलिखित से किसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? तो भारत में सबसे पहले अगर किसी ने सोने के सिक्के जारी किए ना, वो था, देखिए, हिंद यूनानी जो शासक थे, इन्होंने किया था। डी करेक्ट होगा। 31 देखिएगा, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अग्रहार के संबंध में जो सही कथन की बात कर लें, देखिए, यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ए करेक्ट होगा। 32, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो ये विवरण समाहित है, देखिए, महावामसा में। डी करेक्ट होगा। क्लियर। 33, निम्नलिखित से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है किसमें? देखिएगा, प्रथम लघु शिलालेख के अंदर में। बी करेक्ट होगा। 34, अशोक से पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो ये शांतिवादी नीति को अशोक से पहले अपनाया था अखनातुन ने। बी करेक्ट होगा। देखिएगा, अगर इसकी 34 का डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो 4वीं शताब्दी में जो है मिस्र का शासक था ये अखनातुन। इसने शांतिवादी नीति को अडॉप्ट किया था। यह मिस्र में 18वीं वंश का शासक था। ओके, और इसने मिस्र के प्राचीन धर्म पर प्रतिबंध लगाया। यह एकेश्वर वाला को जो है माना करता था। ठीक है, चलिए। 35, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? लास्ट था, देखिए, बृहदत्त। बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 36, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा है? देखिए, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसने यह कारनामा 1838 में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईयर पूछता है भैया। 37 नंबर देखिएगा, मौर्य प्रशासन संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित है किससे? सन्निधाता का जो पद है ये रिलेटेड है किससे? तो राजकीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक को सन्निधाता कहते थे। ठीक है ना। 38,
निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है? तो निगाली सागर लघु स्तंभ लेख, इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 39, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? महावीर से संबंध किसका नहीं है? ओके, लुम्बिनी का नहीं है, बी करेक्ट होगा। ठीक है ना, क्लियर? ध्यान रखिएगा, कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित है ये लुम्बिनी, जो कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान भी है। और वैशाली चंपा पावापुरी का संबंध महावीर स्वामी से है, इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए भैया 40 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? द्विज जो ये वर्ड है ये किस लिए यूज होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ये वर्ड का इस्तेमाल होता है, देखिए उच्च वर्ण वाले व्यक्तियों के लिए द्विज कहा जाता था। ठीक है, चलिए 41 नंबर देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? तो बोध गया में बोधि वृक्ष को किसने काटा था? देखिए शशांक ने काटा था। ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 42, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं? तो कपिल मुनि की बात कर ले, ये है देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, है ना, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 43, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता है? श्रमण शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? 43 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो उनके लिए श्रमण शब्द का इस्तेमाल होता है। 44, बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित है किससे? तो वैशाख संबंधित है बुद्ध जयंती से। ठीक है, बुद्ध जयंती को बौद्ध धर्म में वैशाख कहा जाता है। 45, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? तो हाथियों का यूज बड़े पैमाने पर किया है, देखिए मगध नरेशों ने, बी सही होगा हमारा यहाँ पे। 46 नंबर देखिएगा, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार आनंद वनंद और सुखदा किसे कहा जाता है? तो आनंद वनंद और सुखदा जो है ये कहा जाता है देखिए पशु को। ओके, डी करेक्ट होगा। अगला है 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन महाजनपद नहीं है? इनमें से कौन सा जो है महाजनपद के कैटेगरी में नहीं आता है? देखिएगा, पुहार जो है ये नहीं आता है, पांचाल मगध गांधार ये आता है, पुहार महाजनपद नहीं है, यह दक्षिण भारत के चोल राजवंश का एक भाग है। क्लियर? 48, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो इसका सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ जो है यजुर्वेद के अंदर में पर्याप्त होता है हम लोगों को। 49, ऋग्वेद के किस देवता की स्थिति संग्रहित नहीं है? ऋग्वेद में किस देवता की जो है स्मृति या स्थिति संग्रहित नहीं है? देखिए पशुपति की नहीं मिलेगी, है ना, वरुण आकाश इंद्र का मिलेगा। पशुपति को हड़प्पा काल का मुख्य देवता माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 50 देखते हैं हम लोग। 50 नंबर देखिए, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इनमें से असत्य कौन सा है ये बताना है। देखिएगा, इस काल के चारों वर्णों में समानता थी, ये जो है असत्य है, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों के बारे में बात की गई है। ठीक है, शूद्रों के बीच विभाजन रेखा देखने को मिलती थी तभी, और चौथा जो वर्ण था शूद्र का सामाजिक दशा में गिरावट आई थी चौथे वर्ण में। ठीक है सॉरी, तो हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए 51 देखते हैं। वैदिक काल के राजनीतिक संगठनों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें जो बढ़ते क्रम व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। बी सही होगा। 52 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में दुहितु निम्नलिखित में से किसके लिए यूज होता था? दुहितु वर्ड जो है किसके लिए यूज होता था? ये यूज होता था देखिए बेटी के लिए। क्लियर? बी करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है ना? हड़प्पा स्थल जो कोटदीजी है वो उस सभ्यता के निम्नलिखित से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो ये समीप है देखिए मोहनजोदाड़ो के नज़दीक में। बी हमारा सही हो जाएगा। तो हड़प्पा स्थल जो है कोटदीजी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में सिंध नदी के किनारे में ये एस्टैब्लिश्ड है। 54, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की बात कर ले, ये बुक है SN रॉय का।
ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित थे। देखिए धान्य कोठार जो है सिंधु सभ्यता में कहाँ अवस्थित थे, तो सिंधु सभ्यता में धान कोठार मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई ई करेक्ट हो जाएगा। 56 प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था, तो प्राचीन भारत में मेहरगढ़ जो है ये देखिए बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल में से एक था, एक करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 57 निम्नलिखित में से किसे महापाषाण काल में मुगालिथ कहा जाता है, तो मुगालिथ किसको कहा जाता है, देखिएगा ये कब्र को जो है मुगालिथ कहा जाता है महापाषाण काल में। 58 निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में से प्रयुक्त हुई हैं, तो अशोक के अभिलेखों में जो लिपियां यूज हुई हैं अगर हम बात करें अशोक के अभिलेख में, देखिए अगर हम बात कर लें तो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि ये दो ठो यूज हुआ है। ठीक है ना, ओके। प्राकृत भाषा अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है, तो आप ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं, तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले कृषि उत्पादन शुरू हुआ था, तो कृषि उत्पादन सबसे पहले देखिए नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था, बी करेक्ट होगा। नंबर 60 निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बवती अर्थात तांबा वाली कहा जाता है, तो ताम्बवती जो है ये कहा जाता है आहाड़ को। ठीक है ना, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आहाड़ का जो है इसका प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली कहा गया है। आहाड़ के लोगों को तांबा पासा में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, चलिए 61 देखते हैं क्या बोल रहा है। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है, तो इसका जो है उल्लेख मिलता है अपने को देखिए मंदसौर अभिलेख में, ए करेक्ट होगा। 62 निम्नलिखित में से कौन सा रचनाएं हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है, तो ये हर्ष द्वारा जो है रचित, देखिएगा अगर हम बात कर ले तो हर्ष ने 3 नाटकों की रचना करी है। कौन सा, तो प्रियदर्शिका, ठीक है, रत्नावली और नागानंद, ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए 63 देखिए। निम्नलिखित में किस वंश को पितुभक्त वंश भी कहते हैं, तो पितुभक्त वंश जो है ये किसको कहा जाता है, देखिएगा ये कहा जाता है माठर वंश को। क्लियर। 64 सातवाहन काल के चैत्य और विहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा यहाँ पे सत्य है, तो इन कथनों में से सत्य की बात कर ले, कौन सा सत्य है। ओके, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य कार्ले है और जो पश्चिमी दक्कन में स्थित है। चैत्य अगर हम बात कर ले, चैत्य और विहार ठोस चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। ठीक है ना, क्लियर। चैत्य और विहार जो है ये ठोस चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। चैत्य बौद्ध के मंदिर थे और विहार भिक्षु निवास स्थान थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चैत्य बौद्ध मंदिर थे और विहार बौद्ध भिक्षुओं के स्थान थे। ठीक है, और ये हमारा एक से अधिक। चलिए 65 भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, तो संदर्भ में सही कालानुक्रम की बात कर ले, सबसे पहला है यूनानी, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। ओके, बी करेक्ट होगा। चलिए 66 देखते हैं हम लोग। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे ये संबंधित है, संस्था और संचार जो है संबंधित है गुप्तचर से, व्यवस्था से। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे सही होगा। 67 देखिएगा, कौटिल्य ने किस राजमार्ग की मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया, तो राजमार्ग जिसने कौटिल्य ने जिस राजमार्ग को सबसे ज़्यादा उपयोगी बताया वो था प्रतिष्ठान यानी श्रावस्ती राजमार्ग। क्लियर। चलिए भाई नंबर 68 फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था सॉरी माफ़ी चाहूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा 68 का करेक्ट है। देखिए 14वीं शताब्दी में फिरोज तुगलक ने अशोक के अभिलेखों को जो है मेरठ से और दूसरा हरियाणा से टोपरा नामक स्थान से दिल्ली मंगवाया था। ठीक है, मेरठ और टोपरा। क्लियर, तो हमारा ई करेक्ट होगा। 69 चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, चतुर्दान जो है ये रिलेटेड है जैन सिद्धांत से, बी सही हो जाएगा हमारा। कूटागार शिलाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, कूटागार शिलाओं का संबंध, ठीक है ना, देखिएगा ये किससे रिलेटेड है, तो वाद विवाद के संबंधित बौद्ध स्थल से, सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 71 भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है, ठीक है, तो इसमें
आने का सही कालानुक्रम की बात करें तो नागर संस्कृति पहले आई, फिर लोहे का हल आया, फिर पंचमार्क आया, फिर सोने के सिक्के आए, तो सी सही होगा। 72 देखिए, निम्नलिखित में से सेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? तो ये जो है सेट्टी शब्द जो है यूज होता था, देखिए वैश्य के लिए, बी करेक्ट होगा, ठीक है। 73 देखिए, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से जो संबंध था, अगर हम बात करें, कौशल व मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ई हमारा हो जाएगा। 74 इनमें से कौन बुद्ध की माँ थी? तो बुद्ध की माँ कौन थी भैया? ये थी महामाया जो है, ये बुद्ध की माँ थी, सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर देखिएगा, महाविभास जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो ये कृति है चतुर्थ परिषद की। 76, इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? देखिए अगर इसकी हम बात कर ले, वो था निकोलस, डी करेक्ट होगा। 77 देखिएगा, पादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका लेखक है, अगर हम बात कर लें, अब्दुल हामिद लाहौरी। 78, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? तो सती बालिका का मार्मिक विवरण जो है ये प्रस्तुत किया है बर्नियर ने, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 79 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की? तो दक्षिण कर्नाटक में जो अपने राज्य की स्थापना किसने की? गंग वंश ने, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, 79 का सी। पल्लवों के समकालीन थे ये गंग वंश, और गंग राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की थी इधर, ठीक है, दक्षिणी कर्नाटक में। क्लियर। 80 देखते हैं हम लोग, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में और उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? तो ये सेतु का काम किया था, देखिए राष्ट्रकूट ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किसने किया था? राष्ट्रकूट राजवंश ने। 81, पाल वंश की स्थापना किसने की? देखिए पाल वंश की स्थापना की बात कर ले, ये किया था गोपाल ने। ओके। 82, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका वास्तविक संस्थापक था मिहिर भोज, जिसको भोज नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। 83 देखिएगा, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना की बात कर लें, देखिएगा ये विजय आलय जो है इसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। 84, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? गजनवी राजवंश की स्थापना की थी किसने? अल्तगिन ने, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था फिर आगे। ओके। 85 देखिए, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है? तो ये सही मेहराब जो है पाई गई है सुल्तान बलबन का मकबरा जो है, ये इसी में जो है ये पहला ऐसा है जहाँ पे मेहराब बिल्कुल सही पाया गया। 86, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो तुंगभद्रा नदी जो है ये भरण पोषण किया करती थी विजयनगर साम्राज्य का, बी करेक्ट हो जाएगा। 87, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो बंजारे नॉर्मली बात करें तो ये व्यापारी कैटेगरी के लोग होते थे, डी करेक्ट हो जाएगा। घूम घूम के ये लोग अपना सामान बेचते थे, पालन पोषण करते थे। रजिया का विश्व पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? ठीक है, तो ये निवासी था अमीर याकूब खां अबिसीनिया का, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, अबिसीनिया का ये निवासी था जिसका मेहरबान होने का आरोप तुर्क अमीरों ने रजिया पर लगाया था। 89, निम्न में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी के तट तक आ पहुंचा था? तो ये था मंगोल योद्धा चंगेज खां, ए करेक्ट हो जाएगा। 90 देखिए, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? तो मलिक काफूर को जो है बंदी बनाया गया था, देखिएगा गुजरात आक्रमण के समय, सी करेक्ट होगा। 91, नकद वेतन देने वाला सुल्तान सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? नकद वेतन देने का कौन स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था देखिए अलाउद्दीन खिलजी, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। 92 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने जो है, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर लें कृषि विभाग के लिए किया था। ओके। 93, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग करके रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी? तो जजिया को अलग टैक्स के रूप में वसूलने की नीति फिरोज तुगलक ने
अपनाया था। चलिए 94, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? रहट ये जो शब्द है ये किससे को रिलेटेड है? तो रहट शब्द देखिए सिंचाई व्यवस्था से रिलेटेड है, बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना? मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में रहट काफ़ी प्रचलित था और इसकी सहायता से सिंचाई हेतु पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था। रहट। 95, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग को बीदर स्थानांतरित किया था? तो ये स्थानांतरित किया था किसने? अहमद शाह बहमनी ने, सी करेक्ट होगा। चलिए 96 देखते हैं, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक देखिए अहमद शाह प्रथम था, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 97, रबजाइनुल फतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किन शासकों के शौर्य का वर्णन किया गया है? इसका जो वर्णन की बात कर ले, ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का ही सिर्फ शासन का वर्णन है, ठीक है, रबजाइनुल फतूह में। 98, रवानकाह निम्नलिखित से किससे संबंधित है? रवानकाह की बात कर ले, देखिए ये सूफी आश्रम से रिलेटेड है, ठीक है, रवानकाह, ठीक है, क्लियर, ओके। देखिए सूफी मत 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित था, हर सिलसिले का जो है नेतृत्व एक सूफी संत किया करता था जिसको पीर कहा जाता था, ठीक है। और यह जो पीर है अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ रवानकाह यानी कि इसको एक तरीके से आश्रम बोल लीजिए, इसमें ये लोग रहा करते थे, ठीक है। 99 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया है फरीदुद्दीन गजे शंकर का, सी करेक्ट होगा। 100, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती हैं? तो ये भौतिकवाद में आस्था कौन शाखाएं रखती हैं? देखिए लोकायत शाखा, सी करेक्ट होगा। 101, ओके देखिएगा, फर्रे इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो सबसे पहले विकसित किया गया देखिए शहाबुद्दीन सुहारवादी के द्वारा, ए करेक्ट होगा। 102, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो ये था कौन? मोहम्मद हुसैन, सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 103, मुगल काल में शोर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शोर मंडल, देखिए शोर मंडल का संबंध था हुमायूं का पुस्तकालय से, ए करेक्ट होगा। 104, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? तो वो पुर्तगाली पादरी का नाम था, अगर हम बात कर लें तो अक्वाबिब और मानसरेट, है ना, अक्वाबिब और मानसरेट ये दोनों पादरी पुर्तगाली पादरी अकबर के दरबार में आए थे, तो ई हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 105 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दो अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति का प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था जहांगीर ने, ठीक है, दो अस्पा और सिंह अस्पा, और जहांगीर ने जो है न्याय की जंजीर भी स्टार्ट करी थी। 106, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों की शिविर नगर की संज्ञा दी? तो ये संज्ञा दी थी किसने? देखिए बर्नियर ने, बी यहाँ हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। 107, मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग में था? हरकारों का संबंध जो है देखिए डाक विभाग से था, किससे? डाक विभाग, हरकारों का संबंध मुगल काल में। 108, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था देखिए मोहम्मद शाह के टाइम में, मोहम्मद शाह रंगीला, सी करेक्ट हो जाएगा। 109, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किस शासक ने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था देखिए जहांगीर ने, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मुगल शासक जहांगीर ने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम और अपनी छवि अंकित करवाई थी, इसने निसार नामक सिक्का भी चलवाया था। 110, निम्नलिखित से किस शासक ने अलग अलग प्रकार की फसलों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? तो ये दरों की सूची किसने स्टार्ट की थी, तैयार की थी? शेरशाह ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 111 देखिए, बाबर का भारत पर आक्रमण का न्योता इससे किससे संबंधित है? तो बाबर को बेसिकली भारत में आक्रमण का न्योता जो है देखिए दौलत खां लोदी ने अपने प्रदेश की आमदनी का हिसाब सुल्तान को नहीं दिया था, ओके, दैट्स वाई अगर हम बात करें
कार्रवाई के मध्य में उसने अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास काबुल भेजा, जिसने उसे भारत पर आक्रमण का नियंत्रण दिया था। ठीक है ना, क्लियर। उसी समय बहलोल लोदी का बेटा आलम खां, जो इब्राहिम लोदी का सफलता से हताश था, बाबर के पास पहुंचा था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक को आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दौलत खां भी एक तरीके से इसके लिए रिलेटेड हो जाएगा, दौलत खां। और फिर देखिए इसने क्या है कि दिलावर खां को भेजा बाबर के पास, ओके। और उसके बाद फिर भारत में आक्रमण के लिए इसने बोला, और फिर आलम खान भी इससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, चलिए भाई 112 देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण कौन दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ए करेक्ट होगा। 113 देखिए, निम्नलिखित से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो सिकोह के चिकित्सक के रूप में देखिए फ्रांसवा बर्नियर जो है ये जुड़ा था इनके साथ। 114 पानीपत की तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था उसमें पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव उसमें पेशवा था, सी करेक्ट होगा। 115 देखिएगा, विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से था? तो इसके संबंध की बात कर ले, देखिए ये हेरात से था, सी करेक्ट हो जाएगा। 116 ओके, देखिए इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इब्न बतूता के संबंध में बात कर ले, देखिए श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया था, ये संबंधित नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे इससे रिलेटेड हैं और सही हैं। 117 किताबुल हिंद में अलबरूनी ने किसकी चर्चा की है? तो किताबुल हिंद में अलबरूनी ने, ध्यान रखिएगा, पहले तो जान लीजिए अलबरूनी जो है किताबुल हिंद जो है ये अरबी भाषा में इसने लिखी थी, और इसने धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, भार तौल, मूर्ति कला, कानून, माप यंत्र आदि विषयों पर विवेचना किया गया है। ठीक है ना, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। चलिए भाई 118 देखिएगा, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। देखिए चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई की हम बात कर लें, कौन सी थी? तो वो थी उर्व महासभा। 119 महमूद गजनवी ने जिस वंश से संबंधित होने का दावा किया था वो वंश था अफरासियाब वंश। ओके। 120 निम्नलिखित से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व की अधीन शासन किया था? तो ये किया था किसने? ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करा था 1336 में। कब किया था? 1336 में, है ना। ओके। और विजयनगर साम्राज्य जो है 4 राजवंशों ने इस पे शासन किया, संगम वंश, सलुब वंश, अराविदु वंश और तुलुब वंश। ठीक है, तो ये सब इससे रिलेटेड हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा। 121 हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाशन में लाए गए थे? तो ये लाया गया था कौन? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। 122 प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट अस्वीकार कर उसे सम्मान दिया, स्वीकार करके उसे सम्मान दिया था, माफ कीजिएगा। तो ये सम्मान इन्होंने दिया था खुसरो को। 123 अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? ओके, देखिए राय रायन की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी किसको भी दिया था? तो ये दिया था, ये देखिए राजा रामचंद्र को, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 124 देखते हैं, जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सुल्तानकालीन शासन से संबंधित थे? इनके संबंध की बात कर ले, देखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ये रिलेटेड थे। 125 दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किसके संबंध थे, किससे संबंधित थे? तो जिम्मी जो है अगर इनकी बात कर ले, ये संबंधित है मुस्लिम शासन स्वीकार कर जर्जिया देने वाले हिंदू प्रजा से, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 126 विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? ये अधिक मुसलमानों की भर्ती किसने करी थी? ये किया था, देखिएगा देवराय द्वितीय ने, हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। 127 जैन अबुद्दीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनके संबंध में असत्य कथन की बात करें तो उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी, ये वाला असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं, उसने संगीत पर पाबंदी नहीं लगाई हुई थी।
128 निम्नलिखित से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे? तो इसको 2 स्तंभ लेख देखिएगा टोपरा से और मेरठ से मिला था, ठीक है, ओके, फिरोज शाह तुगलक को। 129 निम्नलिखित से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इक्ता व्यवस्था की जो विशिष्टता नहीं है वो है इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत काल में प्रांतों को प्रायः इक्ता कहा जाता था और यह एक अरबी शब्द है। जिस तरह से प्रशासकीय अधिकार प्रदान करने के अर्थ में प्रयुक्त ये होता था, सबसे पहले 1191 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ये इक्ता दिया था, ठीक है। 130 सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उसका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्र ना होकर कुलीन तंत्र थी? ये देखिए लोदी वंश रिलेटेड हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। 131 निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? देखिए सिद्ध पुरुष जो है ये कहा जाता था निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 132 देखिएगा मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? तो ये दोहे की बात कर ले कौन है? तो देखिए मीराबाई के जो दोहे हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब में जो है संकलित किए गए हैं। 133 देखिए बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बाबर के संदर्भ में जो है बाबर मुगल साम्राज्य संस्थापक था और प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था और यह तैमूर और चंगेज खां का वंशज था, ठीक है। मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को ही बोला जाता है और 1504 ईस्वी में काबुल और 1507 में कांधार को जीता और बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1519 से 1526 तक इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और 1526 में इसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का नींव भारत में डाला था। तो देखिएगा बाबर सबसे पहले 1526 में साम्राज्य की स्थापना की भारत में, ठीक है, तैमूर वंश से था, ठीक है, 1504 में काबुल पर अधिकार किया, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा 1 से अधिक, ठीक है ना। चलिए 134 देखते हैं निम्नलिखित से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को दिया जाता है? शाहजहां के राज्यकाल को जो है अगर हम बात कर लें, देखिए शाहजहां के राज्यकाल को मोती मस्जिद, जमा मस्जिद, ठीक है, रंग महल, तो हमारा ई हो जाएगा, इन सब से रिलेटेड हो जाएगा। 135 देखते हैं हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हुमायूं के संदर्भ में सही कथन जो नहीं है, इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था, ये वाला बात गड़बड़ है ना। हुमायूं के मृत्यु के बाद उसकी जो बीवी थी उसने किले के निकट में उसका मकबरा बनवाया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा डी करेक्ट होगा। 136 शेरशाह और मकबरे के बीच भू राजस्व प्रशासन संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो ये संबंधित व्यक्ति था देखिए टोडरमल, डी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 137 फरे इजदी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा जिसका अर्थ है राजस्वी सती, भगवान से निकलने वाली रोशनी और सूर्य से निकलने वाले किरण, ये दी गई है, देखिएगा ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया अबुल फजल के द्वारा। 138 निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? देखिए सरंजामी प्रथा जो है इसकी अगर हम बात कर लें, ये मराठा और भू राजस्व से संबंधित है सरंजामी प्रथा। 139 अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? तो रुहमा जो है ये कहा है देखिए पाल साम्राज्य के निवासियों को, ठीक है। 140 संतरक्षित और दीपांकर अतिश कौन थे? देखिएगा ये लोग बौद्ध विद्वान थे, ए करेक्ट होगा। चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? तो चोल साम्राज्य में प्रचलित जो गिल्ड है ये संबंधित है व्यापारिक श्रेणियों से, बी करेक्ट हो जाएगा। 142 चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध जो है जयचंद और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में लड़ा गया था, ए करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन साम है, ओके। चलिए भाई 143 देखिए विजयनगर साम्राज्य पर संघातित प्रहार किस युद्ध में हुआ? तो ये संघातित प्रहार हुआ था तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में लड़ा गया था, ठीक है। 144 दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता है? उलुग खां के नाम से देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। 145 तुगलक राजवंश की स्थापना की थी किसने? तुगलक राजवंश की स्थापना किया था देखिए गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक ने, सी यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 146 देखिएगा
क्या बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था? वो कौन सा शासक था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, सी करेक्ट होगा। 147, बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज की स्थापना जो है देखिए अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज की स्थापना की थी। 148, क्या बोल रहा है, सजदा और पाबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया देखिए बलबन ने। लौह रक्त की नीति भी इसने स्टार्ट की थी, ठीक है ना। 149 उसी से रिलेटेड है। किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने लौह व रक्त की नीति स्टार्ट की थी? तो ये स्टार्ट किया था बलबन ने। बी हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल परफेक्शन आईएएस का सेट 1 से, जो कि सेक्शनल सेट है और ये हिस्ट्री का सेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन भारत में किस फारसी लेखक को न्याय का खिताब दिया गया था? तो न्याय का खिताब जो है ये दिया गया था अमीर खुसरो को। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा परफेक्शन आईएएस का सेट नंबर 1, जो कि सेक्शनल सेट था हिस्ट्री का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 150 सवालों में आपने सही कितना किया है। वीडियो को शेयर करिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट। देन टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।